हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेंद्र कुमार। और हमने हमारी पिछली वीडियो में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में और जो उसमें जो हाइड्रोकार्बन का इन्वॉल्वेशन है उसके बारे में अध्ययन किया। और इस वीडियो में हम नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर के बारे में अध्ययन करेंगे कि ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं नामकरण के, वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह के नोमेनक्लेचर होते हैं, एक तो आईयूपीएसी होता है, एक कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम हम आगे नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। अगर इसके फॉर्मेट की बात करें, हम आईयूपीएसी नेम के फॉर्मेट की बात करें हम, तो इसको होता है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। हम आगे बताएंगे आपको कि इनके जो मतलब क्या होता है इनका। तो पहले बात करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है कि कार्बन की चयनित श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या को वर्ड रूट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो इसे हम मैथ बोलेंगे, 2 है तो एथ बोलेंगे, 3 है तो प्रोप बोलेंगे, 4 है तो ब्यूट बोलेंगे। ऐसे हमने सबका नाम जो वर्ड रूट है वो हम निकाल सकते हैं। ओके, हमने इसमें 15 तक दे रखे हैं और जनरली 15 तक ही आते हैं, इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं वर्ड रूट। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। यह क्या प्रदर्शित करता है कि कोई जो हमें कंपाउंड दे रखा है वो एक संतृप्त है या असंतृप्त है, कि ये उसको इंडिकेट करता है, मतलब प्रदर्शित करता है। ओके, जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये एन का मतलब होता है सैचुरेशन। ओके, अगर डबल बॉन्ड है तो इन अनसैचुरेटेड, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा। ओके, जो कि हमने लास्ट वीडियोज हैं उनमें हमने इसके बारे में खूब विस्तार से जाना है। ओके, अब हम बात करें प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स क्या होता है कि प्रतिस्थापी या पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं इसको शॉर्ट में। अगर हम इसको अच्छी तरह समझें तो इसको हम बोल सकते हैं कि मुख्य श्रृंखला के चयन के बाद जो शेष बचा हुआ भाग होता है ना, कि हमने वर्ड रूट चुन लिया और जो प्राइमरी सफिक्स है वो चुन लिया, तो उसके बाद में चयन के बाद में जो कुछ भी शेष बचा होता है ना वो प्रीफिक्स होता है। ओके, लाइक हमको ऐसे मिलेंगे, जैसे ये हेलोजन है, इसको हेलो बोलते हैं, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, OR को एल्कोक्सी बोलते हैं, और दिस एपॉक्सी कंपाउंड होता है ये, इसको हम एजो कंपाउंड बोलते हैं। सॉरी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। हमने प्राइमरी सफिक्स की बात की, प्रीफिक्स की बात की, वर्ड रूट की बात की, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। जो ये चारों चीज़ें हैं ये IUPAC के फॉर्मेट में सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। यह मेन फंक्शनल ग्रुप, यह एक मुख्य क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। मतलब सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है ना, जो सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको सेकेंडरी सफिक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? यदि यौगिक में एक ही क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स का उपयोग करेंगे। हम आपको अभी आगे सारणी आ रही है उसमें बताएंगे, तो आपको उससे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, इसका थर्ड पॉइंट क्या है? यदि किसी यौगिक में दो भिन्न भिन्न फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हों तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स का उपयोग करते हैं। ओके, तो सेकेंडरी सफिक्स है उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि एक क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स का उपयोग करेंगे। और थर्ड क्या है? अगर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उसमें से सीनियर जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स का उपयोग करेंगे, और जूनियर फंक्शनल के लिए हम प्रीफिक्स का उपयोग करेंगे। तो जो ये पूरी जो डाटा है वो आपको जो नीचे सारणी है उसमें इनके जो वरीयता क्रम है इनका फंक्शनल ग्रुप्स का, उसके द्वारा उसके ही रीअरेंज में ये अरेंज किए हुए हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये
जो मुख्यतः क्रम है इनका, जो वरीयता क्रम है उसके थ्रू ही ये प्रदर्शित किए हुए हैं कि सबसे जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, उसके बाद सल्फोनिक, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, फिर फोर्थ, ऐसे जो क्रम वाइज चल रहे हैं ये। ओके, अब हम बात करते हैं इनकी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स की। तो हमारा फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे होता है। इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, एक तो ओइक एसिड होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। मैंने इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ये स्टार लगा रखा है, इसका मतलब आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि ये स्टार कहाँ काम आएगा और ये जो फर्स्ट वाला है वो कहाँ काम आएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सेकेंड फंक्शनल ग्रुप की, जो है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड की स्ट्रक्चर ये होती है, इसका प्रीफिक्स सल्फो होता है और इसका सेकेंड सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं थर्ड फंक्शनल ग्रुप की, वो होता है एसिड एनहाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है एसिल ऑक्साइलकेन कार्बोनिल। ओके, वैसे इसका जो प्रीफिक्स है वो कभी काम नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, अदरवाइज इसका आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके नोमेनक्लेचर में इसका प्रीफिक्स काम में आता ही नहीं है। ओके, इसके सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो इसका ओइक एनहाइड्राइड होता है एक तो, और एक होता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओके स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड होता है। इसका फोर्थ फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फोर्थ है एस्टर। इसकी स्ट्रक्चर ये है। इसकी प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स होता है इसका एल्कोक्सी कार्बोनिल और सेकंड होता है एल्कनोल ऑक्सी। ओके, एल्कनोल ऑक्सी है, मैं आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें विद एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप के साथ विद एग्जांपल्स हैं, उसमें आपको बताऊंगा कि ये एल्कनोल ऑक्सी प्रीफिक्स कहाँ पे काम आएगा। ओके, इसके जो सेकेंड सफिक्स की बात करें तो O8 होता है और कार्बोक्सिलेट होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एसिड हैलाइड। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, इसके प्रीफिक्स क्या होता है हेलो कार्बोनिल। इसके सेकेंड सफिक्स की बात करें तो होता है ऑयल हैलाइड एंड कार्बोनिल हैलाइड। ओके, मैं आपको स्टार है इसके बारे में बताऊंगा आगे, स्टार वाला जो सेकेंड सफिक्स है वो कहाँ यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे छठे फंक्शनल ग्रुप पे। छठा फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, एमाइड। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, प्रीफिक्स क्या होता है इसका कार्बेमोइल एंड सेकेंड सफिक्स एक एमाइड होता है और एक होता है कार्बोक्सिमाइड। ओके स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है साइनाइड। स्ट्रक्चर इसकी ये होती है और प्रीफिक्स साइनो होता है, सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल होता है और सेकंड जो दूसरा है जो सेकेंडरी सफिक्स वो होता है कार्बोनाइट्राइल। ओके, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है आठवां वो है आइसोसाइनाइड। इसके स्ट्रक्चर ये होती है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उपसहसयोजी बंध है ये एक। इसका जो प्रीफिक्स है वो होता है आइसोसाइनो और सेकेंडरी सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड। इसकी स्ट्रक्चर CHO होती है। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो एल्डो या फिर फॉर्माइल होता है और एक अदर कंडीशन जिसमें ऑक्सो। अदर कंडीशन क्या होती है कि जब एल्डिहाइड है जूनियर हो और जो चेन है जो मुख्य श्रृंखला है उसमें शामिल किया गया हो तो हम इसके लिए प्रीफिक्स कौन सा यूज करेंगे, ऑक्सो। और अदर कंडीशन में हम एल्डो या फॉर्माइल यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसका आपको ध्यान रखना है एल्डिहाइड के केस में। ओके, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो एल होता है और दूसरा जो सेकेंडरी सफिक्स होता है कार्बोएल्डिहाइड होता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा है कीटोन की स्ट्रक्चर ये होती है C डबल बॉन्ड बोथ साइड। इसके प्रीफिक्स होता है कीटो या ऑक्सो। इसका सेकेंड सफिक्स होता है ऑन। ओके, नेक्स्ट एल्कोहल। इसकी स्ट्रक्चर OH होती है। इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी एंड सेकेंड सफिक्स OL ऑल होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो हमारा 12वां जो फंक्शनल ग्रुप है वो है थायो एल्कोहल। इसकी स्ट्रक्चर होती है SH एंड इसका प्रीफिक्स होता है मर्सेप्टो और इसको सेकेंड सफिक्स होता है थायोल। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा एमीन की स्ट्रक्चर NH2
प्रीफिक्स होता है इसका एमिनो एंड सेकेंड सफिक्स होता है एमीन। ओके स्टूडेंट, ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई और इसमें जो वरीयता क्रम के आधार पर फंक्शनल ग्रुप को जमाया गया है, जो इनकी वरीयता क्रम है उसके थ्रू इनको जमा गया है। तो आप स्टूडेंट सीनियर और जूनियर आराम से याद कर सकते हैं। इस टेबल को याद करना बहुत ही ज़रूरी है नोमेनक्लेचर सीखने के लिए। ओके तो स्टूडेंट, हमारी जो उपरोक्त जो टेबल है उसमें मैंने बताया था कि आपको स्टार वाले सेकंड सफिक्स हैं वो कहाँ यूज आएंगे। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि उपरोक्त टेबल में स्टार के द्वारा दर्शाए गए सेकेंडरी सफिक्स का उपयोग तभी करना है जब क्रियात्मक समूह सीनियर हो। तब क्रियात्मक क्या हो? समूह सीनियर हो और उसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया गया हो। पॉइंट भी नोटेड स्टूडेंट कि सीनियर तो हो लेकिन उसका जो कार्बन है वो मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया गया हो। ओके तो हमें स्टार वाले जो सेकेंडरी सफिक्स है उसका यूज करना है। ओके अब हम इसके रूल्स की बात करते हैं कि नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं, उनको बनाने जो नामकरण है उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। उसका फर्स्ट रूल क्या है हमारा कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन की जो मुख्य श्रृंखला है उसका हम चयन कैसे करेंगे। ओके तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, साथ ही मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी सम्मिलित करने का उचित प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारा जो मेन काम होगा वो क्या होगा कि मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसका हम चयन करेंगे। कार्बन की श्रृंखला के चयन के पश्चात सेकंड पॉइंट बचे हुए शेष समूह को प्रतिस्थापित समूह कहा जाता है, प्रीफिक्स बोलते हैं उनको। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको कि किस प्रकार हम पेरेंट कार्बन चयन की जो श्रृंखला है उसको चयनित करेंगे। इस प्रकार जो मेन चयन हम प्रदर्शित करते हैं। ओके ये सेकंड एग्जाम्पल है। उसी प्रकार कि इसमें है जो प्रतिस्थापी और डबल ट्रिपल को क्या है न्यूनतम अंक मिले, तो उसी प्रकार से हम नेक्स्ट रूल में हम देखेंगे कि ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला की जो उसका चयन करना है। सेकंड रूल क्या है हमारा कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग किधर से करें। कार्बन श्रृंखला है उसको नंबरिंग किधर से करें। ओके तो नंबरिंग का क्रम क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को नंबर देंगे, उसके बाद डबल या ट्रिपल के में एक केस है। ओके उसके बाद हम प्रतिस्थापी को। ओके तो सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को न्यूनतम अंक देंगे। यदि मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो उसके निकटवर्ती कार्बन को न्यूनतम अंक देंगे। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप की बात हो गई अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो। अगर बात करें हम डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड की, यदि डबल व ट्रिपल बॉन्ड को एक समान अंक प्राप्त हो तो प्राथमिकता डबल बॉन्ड को देंगे। अगर दोनों साइड से अगर डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को सेम अंक मिल रहा है तो प्राथमिकता हम डबल बॉन्ड को देंगे। ओके और यदि असमान प्राप्त हो रहा है तो पहले जो आता है उसको हम अंक देंगे। ओके और सबसे लास्ट में जो प्रतिस्थापी बचते हैं उनको, यदि इसका पॉइंट क्या है कि यदि दो निकटवर्ती प्रतिस्थापियों को दोनों तरफ से चलने पर समान अंक प्राप्त हो रहा है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उसके नाम के जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके थ्रू। ओके एग्जांपल्स हैं इसमें, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ये एग्जांपल है, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर की साइड सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो हम सबसे पहले नंबरिंग इधर से करेंगे, डबल बॉन्ड से करेंगे। ओके इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन इधर से क्या है प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिल रहे हैं। ओके तो इस प्रकार का कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। थर्ड रूल है हमारा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट रूल है हमारा। इसका मतलब क्या होता है, लोवेस्ट सम ऑफ लॉकेंस रूल। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये हमारा एग्जाम्पल है और इसमें दोनों साइड से नंबरिंग की हुई है इसमें। तो एक साइड से नंबरिंग करने पर हमें ये प्राप्त हो रहा है प्रतिस्थापियों के जो अंक हैं वो, और एक साइड से करने पर ये प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड से जो न्यूनतम अंक मिल रहे हैं कि देखो यहाँ पे
यहाँ पे फर्स्ट जो प्रतिस्थापी है उसको 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है। तो हमें क्या है कि प्रतिस्थापी को सब कम न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, वैसी श्रृंखला का चयन करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे जो नीचे वाली है वो हमारा क्रम हो जाएगा। ओके, समझ में आया आपको फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट रूल। अब हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं कि प्रतिस्थापियों की स्थिति दर्शाने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, लोकेंट बोलते हैं। लोकेंट वे अल्फ़ाबेटिक के मध्य क्या हाइफन का चिन्ह प्रयोग करते हैं। ओके, जो लोकेंट वे अल्फ़ाबेट के मध्य में क्या हाइफन का चिन्ह का ध्यान रखना कि अगर दो अंक आ रहे हैं तो उनके बीच में कॉमा आएगा। ओके, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अदर एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि जो लोकेंट है, लोकेंट इसको बोलते हैं, और इसके जो अल्फ़ाबेटिक है इसके मध्य में क्या है, हाइफन का चिन्ह ऐसे। ओके, तो आपको समझ में आ गया फोर्थ रूल भी। अब हम रूल नंबर 5 की बात करें कि साइड चेन या प्रतिस्थापियों को हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ओके, वो ऊपर भी आ गई थी वो बात कि जो प्रतिस्थापियाँ हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाता है। ओके, तो ये हमारी चेन, हमने इसको नंबरिंग इधर से दी है। ओके, इसका नॉमेनक्लेचर होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। रूल नंबर 6 की बात करें कि प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, एन, इन, आइन मैंने आपको बताया था, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड में सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ते समय इनका पहला अक्षर स्वर है। पहला अक्षर क्या है, स्वर है, तो प्राइमरी सफिक्स में से ई को हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं कि अगर कोई स्वर आ जाए, ये हमारी इन है, अगर स्वर जैसे ओ है आ गया तो इन में से ई को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, इनोइक एसिड बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इनका ध्यान रखना है आपको। रूल नंबर 7 की बात करें, डाई, ट्राई, टेट्रा, सेकेंडरी आदि शब्दों का प्रयोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं किया जाता है। इसका ध्यान रखना स्टूडेंट कि डाई, ट्राई, टेट्रा जो आते हैं, अगर प्रतिस्थापियों में आते हैं कि दो या 3 प्रतिस्थापी होते हैं, उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज करते हैं, तो इनके लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर प्रयोग में नहीं लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है हमें। ओके, फॉर एग्जाम्पल में दे रखा है कि हमें ये 2 डाई मिथाइल 5 इथाइल नॉनेन, एक नॉमेनक्लेचर ये इसको गलत बताया हुआ है, और 5 इथाइल 2 डाई मिथाइल नॉनेन, ये इसको हमने सही बताया क्योंकि इसमें डाई है जो इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के रूप में दर्शाया हुआ है। तो अतः आपको ध्यान रखना है कि इनका कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं होता। और हम बात करें आइसो व नियो की बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आप इनका ध्यान रखना। रूल नंबर 8 क्या है हमारा, यदि डाई, ट्राई, टेट्रा शब्दों का उपयोग पहले कर रखा है, पहले यूज़ आ गए हैं ये, तो इनकी पुनः आवश्यकता होती है, तो इनके लिए हम बिस, ट्रिस और टेट्रा किस का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा 9, यदि 2 से अधिक एक समान क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से सीधे जुड़े हैं तो किसी भी क्रियात्मक समूह के कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। ओके, क्या बोल रहा है ये कि अगर 2 से अधिक एक समान क्रियात्मक समूह अगर किसी श्रृंखला से सीधे जुड़े हैं तो क्रियात्मक समूह को कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल ये दे रखा है कि इसमें 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप हैं, ये सीधे जुड़े हैं कार्बन श्रृंखला से, तो इनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। ये हमारा रूल नंबर 9 हो गया है। ये इंपॉर्टेंट भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेता है ये नॉमेन में। ओके, रूल नंबर हमारा 10 है, यदि 2 भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित हों किसी कार्बन चेन में तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल करते हैं, जबकि जूनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये इसका ध्यान रखना कि क्रियात्मक समूह उपस्थित हों 2 तो सीनियर के फंक्शनल ग्रुप को हम इन्वॉल्व करते हैं और जूनियर है उसके फंक्शनल ग्रुप को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ओके, और लेकिन एल्डिहाइड के लिए एक जो क्या एक्सेप्शन है कि एल्डिहाइड जूनियर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके कार्बन को हम मुख्य श्रृंखला में शामिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे इस वीडियो में रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर हैं वो पूरे हो गए हैं।
और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो फंक्शनल वाइज हैं विद एग्जांपल आपको समझाएंगे कि इनका नोमेन कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल साइंस क्लासेस को